हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुट गए होंगे। तो निश्चित रूप से आप जुट गए हैं तो आज का एक शानदार टेस्ट, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो मैंने अभी तक जिन जिन क्लासों में जो चीज़ पढ़ाई है उन पे एक छोटा सा आपका टेस्ट कि भाई कितने क्वेश्चन है वो आप कर पाते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी है वो प्रैक्टिस मांगती है। क्या मांगती है? आपका रिवीजन मांगती है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं होगा। आपके जो बुक्स होंगे ना उसी में से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका उद्देश्य, आपका टारगेट एक होना चाहिए कि जो मैटर आपके पास है उसमें से कोई क्वेश्चन आता है वो आपका नहीं छूटना चाहिए, है ना। बाकी अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बशर्ते आपको जो मटेरियल मिलता है उसका बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सिलेबस को पढ़ें और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कितनी बार रिवीजन कर सकते हो ये आप पर डिपेंड है ना। कहा जाता है ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूरी रखना मेरे साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। जीत मिलेगी आपकी मेहनत से, आपके आत्मविश्वास से, आपके मनोबल से, आपके सेल्फ मोटिवेशन से। मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर दूं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं है। हो सकता है मैंने आपको मोटिवेट किया, एक बार आप मोटिवेट हुए और फिर उस बात को भूल गए, लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, खुद को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि यस आई कैन डू इट, इस बार मुझे फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी बनना है, मोहर मुझे लेनी है, ये जिज्ञासा, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य आप निर्धारित कर लोगे तो निश्चित रूप से 2025 में आपको गजेटेड ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने को निर्धारित करना होगा और अगर ये आप कर लोगे तो आपकी सफलता पक्की है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन उसको अपन चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसा इसका आंसर है, कैसा इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा सही है? बताओ, देखिए निम्नांकित में से कौन सा आपका सही है? बताओ फटाफट, है ना, कौन सा सही है? बताओ, देखें निम्नांकित में से कौन सा आपका सही है, ये आपको बताना है। बताओ, देखें संपत्ति बराबर पूंजी माइनस दायित्व, संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी और दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी, ये आपको बताना। ये आपने एक समीकरण देखा होगा, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समीकरण, है ना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको लिखते हैं A बराबर L प्लस C, है ना। इसको अलग अलग आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हो। क्या दूसरा और क्या कन्वर्ट हो सकता है कि L बराबर A माइनस C या C बराबर A माइनस L। अब देखो ऐसा कोई मिल रहा है क्या? ऐसा कोई मिल रहा है क्या समीकरण, है ना। अगर इसको अपन हिंदी में लिखें तो हिंदी में होता है यानी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये इसकी इक्वेशन बनती है। अब देखो ये इक्वेशन आपको पता है या नहीं ये आप जानते हैं। बताओ, देखिए इसमें से कौन सा आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। बताओ, देखिए ये कौन सा भी मिल रहा है? ये कहाँ मिल रहा है? असेट्स, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो असेट्स बराबर लायबिलिटीज, असेट्स बराबर लायबिलिटीज
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कहाँ मिल रहा है? देखो इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। तो क्या हो जाएगा? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, आपका सी है वो सही हो जाएगा। इंग्लिश में कहें तो एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको आप इस रूप में भी आप ध्यान रख सकते हो शॉर्ट रूप में। ए बराबर एल प्लस सी, अगर आपको एल चाहिए तो ए में से सी घटा देंगे, अगर आपको सी चाहिए तो ए में से एल घटा देंगे। सी मीन्स कैपिटल, ए मीन्स लायबिलिटीज, एल मीन्स लायबिलिटीज, ए मीन्स एसेट्स। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भरत की संपत्ति 15,000, दायित्व 6,000, उसकी पूंजी होगी। बताओ, भरत की संपत्ति 15,000, दायित्व 6,000, है ना? तो अपने को क्या चाहिए? कैपिटल सी, यानी कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना? तो कैपिटल अपने को चाहिए, तो असेट्स कितनी है? असेट्स है अपनी 15,000 और दायित्व अपना 6,000, तो बच गए कितने? 9,000। देखो 9,000 कौन से में आ रहा है? 9,000 कौन से में आ रहा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपका सी है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए, और ये समीकरण है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये समीकरण आप ध्यान में रख लेते हो तो फिर आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, है ना? क्योंकि इसके आधार पर ही ये आपका सवाल है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो 3 नंबर, प्रारंभिक पूंजी 60,000, अंतिम पूंजी 30,000, वर्ष के दौरान हानि 16,000, आहरण 14,000, अतिरिक्त लगाई गई पूंजी होगी, है ना? अतिरिक्त लगाई गई पूंजी होगी। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, है ना? क्या है ये फॉर्मूला? कि कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल, या एडिशनल न लेके आप क्या ले लो? ये ले लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, है ना? अब देखो ये यहां पर इसका फॉर्मेट बन जाएगा। सबसे इसमें आप पहले आता है आपका क्लोजिंग कैपिटल, है ना? उसमें ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल। ऐड एडिशनल विड्रॉन करो इसको, एडिशनल विड्रॉन, ऐड कर देंगे आपका ड्रॉइंग, ऐड कर देंगे P&L यानी लॉस, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे आपके इसमें P&L प्रॉफिट, लेस कर देंगे आपका क्या होता है? एडिशनल कैपिटल, और ये कर देंगे। ये करते ही अपने पास क्या आ जाएगी? ये ऐड कर, ये तीनों ऐड कर देंगे और ये आपका लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद जो अपने पास आएगी वो आपकी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला मैं नॉर्मल बता रहा हूं, इस सवाल के लिए नहीं है, इस सवाल के लिए नहीं है क्योंकि इसमें अपने पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल पूछी है ना? तो इस सवाल के माध्यम से अपन समझ सकते हैं
कि भाई क्लोजिंग कैपिटल अपने पास कितनी है, क्लोजिंग अपने पास 30,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी अपने पास है, 30,000, ठीक है। अब इसमें अपने को ऐड करना है एक तो ड्राइंग है ना, ये रहा ड्राइंग, तो ये ड्राइंग 14,000 ऐड करना है। एक पीएनएल का है ना लॉस, ये ऐड करना है, कितना पीएनएल का लॉस कितना, 16,000, ठीक है। अब इसमें देखो अपने पास एडिशनल कैपिटल पूछा है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल अपन यहां कर देंगे है ना। तो ओपनिंग ये अपने पास हो जाएगा कितना, 30 और 44 और 60, ये अपने पास 60,000 होगा। अब इसमें से ओपनिंग कैपिटल कितना है, 60,000 है, वो लेस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 0 यानी नील, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, पहला है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल अपने पास दी हुई हो ओपनिंग याद करने के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि क्लोजिंग कैपिटल अपने को दे दे और यहाँ पर ओपनिंग भी दे दे, एडिशनल दे, प्रॉफिट पूछ ले है ना, ये दे के लॉस पूछ ले, ये दे के ड्राइंग पूछ ले, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 7 में से 6 चीज दे के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या ये मानो कि इनमें से 2 चीज 3 चीज है वो दे के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप नोट कर सकते हो। इसके आधार पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ओपनिंग जो कैपिटल होगी उसमें आपका क्लोजिंग कैपिटल ऐड नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंटी है ना। आपकी एडिशनल विड्रॉन है उसमें ओपनिंग कैपिटल ऐड नहीं होगी, ड्राइंग में ये चीज ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये ऐड है ये लेस है। जो जो इसमें ऐड हो रहे हैं वो ऐड ही रहेंगे और जो लेस है वो आगे भी लेस ही होंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 30 14 44 और 60,000 आपके किसके हो गए, क्लोजिंग कैपिटल से, और 60,000 ये आपकी प्रारंभिक पूंजी है। तो 60 में से 60 गया तो 0 बच गया, तो ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे 4 नंबर क्या कह रहा है, माल के नगद लेन देन पर प्रयोग किया जाने वाला प्रलेख निम्नलिखित में से कौन सा है ना। मैंने लिखाया था आपको बीजक लिखाया था है ना, आपको कैश मेमो, कैश मेमो लिखाया था है ना, जमा पत्र है, नाम पत्र है, वो भी मैंने लिखाए थे है ना। तो देखो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि जो बीजक है वो उधार विक्रय पर होते हैं, उधार विक्रय या क्रय, भाई क्रय करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, विक्रय करेंगे तो अपन जारी करेंगे। नाम पत्र यानी ये होता है आपका डेबिट नोट, ये लिखता कौन है, कौन लिखता है, ये आपका क्रेता लिखता है ना। ये आपका नगद विक्रय पर है ना। और जमा पत्र ये लिखता कौन है, जमा पत्र यानी क्रेडिट नोट, और कौन लिखता ये आपका विक्रेता लिखता है ना। अब इसमें ये पूछा है कि नगद लेन देन है ना, नगद लेन देन के लिए आपका कौन सा प्रलेख होगा, आपका रोकड़ मेमो यानी कैश मेमो आपका नगद लेन देन के लिए होगा। बीजक है वो उधार विक्रय या क्रय, नाम पत्र जिसे डेबिट नोट कहते हैं क्रेता लिखता है, जमा पत्र क्रेडिट नोट है जिसे विक्रेता लिखता है, और नगद लेन देन के लिए आपका जो कैश मेमो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। बढ़े आगे 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल का मुख्य उद्देश्य, बताओ जर्नल है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा, खातों का मुख्य उद्देश्य नहीं। आपने देखा होगा पीएनएल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ हानि की जानकारी देना, ये किसका उद्देश्य है, ये पीएनएल का है ना। और आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, ये बैलेंस शीट का उद्देश्य है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना। और व्यवहारों का लेखा करना, ये आपका जो जर्नल है उसका उद्देश्य है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आपका जर्नल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, सभी व्यवहारों का लेखा करना, सभी व्यवहारों का लेखा करना जर्नल का मुख्य उद्देश्य
हो जाएगा। लाभ हानि की जानकारी देने का काम है P&L का, और व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी देने का काम है बैलेंस शीट का। ठीक है, बढ़े आगे। 6 नंबर क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा उधार व्यवहार है? बताओ। देखिए, माल बेचा, नगद माल बेचा, राम को नगद बेचा, राम को माल बेचा। बताओ देखिए इनमें से कौन सा होगा? बताओ देखिए। देखो दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपका नगद है ना, तो ये उधार नहीं है, और ये भी नगद है तो इसमें भी उधार नहीं है। अब बचा राम को माल बेचा या माल बेचा, तो ये चीज मैंने जो पीछे की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जब ऐसा आता कि माल बेचा तो अपने को मानना है उधार नहीं नगद बेचा गया। क्योंकि माल बेचा तो अपन उधार कर देते, नहीं नगद। अब राम को माल बेचा, क्योंकि इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी माल बेचा, तो इसकी एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट DR टू सेल्स, है ना। और राम को उधार माल बेचा, तो राम कौन है? पाने वाला, तो एंट्री होगी राम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि उधार का कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? ये ट्रांजैक्शन होगा राम को माल बेचा है, ये आपका उधार का सौदा होगा, है ना। इसमें क्या पूछा है? उधार ही पूछा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए उपयोगी है ना। एग्जाम के लिए आप इनको रोक नहीं सकते कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी कोई आते हैं क्या। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो आ सकता है और आया हुआ भी है, आप पेपर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आए भी है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे आता है आपका आहरण खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत है, अवास्तविक और उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो आपका वस्तुगत खाता है, इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा ही नाम आपका वास्तविक खाता भी है ना, वास्तविक खाता। और जो अवास्तविक खाता है उसका दूसरा नाम है नाम मात्र खाता। यह आपका व्यक्तिगत खाता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा आपका इसका आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और तीसरा आता है इसका प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। क्या आता है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, है ना। इसको 3 भागों में अपन ने बांट दिया। अब यहाँ पर इसका वर्गीकरण नहीं दे रखा, सिर्फ और ये पूछा है तो आपका आहरण खाता कौन सा है? तो आहरण खाता आपका व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत में भी आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर डीपली कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इस तरीके से बन सकता है। बाकी ये आपका जो आहरण है वो आपका व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मधुसूदन को नगद माल बेचा 5,000 रुपए का। मधुसूदन को नगद माल बेचा 5,000 रुपए का। नगद माल बेचा है तो मधुसूदन का कोई रोल नहीं है ना। जब अपन ने नगद ही बेच दिया है तो जब आप देखते हो ना कि भाई अपन किसी से उधार माल खरीदते हैं या बेचते हैं, तब भी अपन एक दूसरे को याद रखते हैं। अगर अपन ने दिन में नगद किसी को माल बेच दिया तो उसको अपन याद नहीं रखते, क्योंकि नगद हो गया, उससे पेमेंट थोड़ी लेना, है ना। उधार जिसको बेचा या खरीदा उसको अपन ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर जब नगद नाम आ गया तो मधुसूदन का कोई रोल नहीं है, और नगद माल बेचा तो एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कितने की? 5,000
ठीक है, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। कैश अकाउंट या टू सेल्स। अब ये पूछ रहा है माल बेचा, तो पहला पूछ रहा मधुसूदन का खाता नाम होगा, तो मधुसूदन का तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये कट गया। मधुसूदन का खाता जमा होगा, तो मधुसूदन का कुछ नहीं होगा, तो ये कट गया। रोकड़ खाता नाम होगा, तो रोकड़ खाता नाम हो रहा है, ये सही है। रोकड़ खाता जमा होगा, ये गलत है, तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा? रोकड़ खाता नाम होगा। कैश अकाउंट या टू सेल्स, तो सेल्स है वो आपका जमा होगा और रोकड़ खाता वो आपका नाम होगा। ठीक है, आगे 9 नंबर क्या कहता है? माल दान में देने की प्रविष्टि किस पुस्तक में लिखी जाती है? और माल दान में दिया है, अभी मैंने आपको लिखाया था माल दान में देते हैं तो कौन सी बही में लिखते हैं? तो जो क्रय बही है उसमें तो आपका उधार क्रय का लेखा होता है। क्रय बही में उधार क्रय का लेखा, विक्रय बही में उधार विक्रय का लेखा, रोकड़ बही में नगद क्रय एवं विक्रय का लेखा, अब अपने को चाहिए माल, तो माल का इसमें होता है माल दान में दिया, मुफ्त, नमूना, है ना, चैरिटी, ये सारे के सारे आपके मुख्य जनरल में होते हैं। तो इसका बी है वो सही आंसर हो जाएगा कि मुख्य जनरल में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। माल दान में देने, माल चोरी होने, मशीन का खरीद विक्रय है ना, वो आपके सारे के सारे मुख्य जनरल में लिखे जाते हैं। ठीक है, क्रय क्रय बही में उधार क्रय का होता है, विक्रय में उधार विक्रय का होता है, रोकड़ बही में नगद क्रय और विक्रय का लेखा होता है। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10, नाम पत्र कौन तैयार करता है? नाम पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेबिट नोट। डेबिट नोट वो कौन तैयार करता है ना? क्रेता, विक्रेता, तो विक्रेता है वो आपका क्रेडिट नोट तैयार करता है ना। दलाल कुछ भी तैयार नहीं करता, मैनेजर कुछ भी तैयार नहीं करता। इसके लिए डेबिट नोट किसके द्वारा तैयार हो गया? डेबिट नोट है वो आपका क्रेता के द्वारा तैयार हो जाता है। ठीक है, डेबिट नोट किसके द्वारा तैयार हो गया? क्रेता के द्वारा तैयार हो गया। अब बताओ, देखिए आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं? 10 आउट ऑफ 10 कौन लेके आया है? 10 में से 10 पूरे क्वेश्चन सही हैं, और वो भी समझ के साथ, तुक्के से नहीं, समझ के साथ। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है ना, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में एक छोटी सी चर्चा, कुछ महत्वपूर्ण MCQs जो अपन ने आज के सेशन में की है। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको मोटिवेट करेंगे और आप तैयारियों में जुटेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।